नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बार फिर हम लोग की मुलाकात हो रही है। मुलाकात तो रोज़ होती है, लेकिन हर दम एक नए विषय पे बात होती है। हम लोग हर एक चीज़ को समझते जानते हैं। आज हमारे जो बात करने का है साथियों, आपने जैसा थंबनेल भी देखा है कि हमको किसके बारे में बात करना है, और आपने उसको भी देखा है कि हमारे टैगलाइन में क्या लिखा है। तो आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि जो हम लोग ये जीवन परिचय को पढ़ रहे हैं ना, लोगों का मेरे पास आ रहा है कि हाँ, जो अधिक तो देख नहीं रहे, कुछ ही देख रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप देखेंगे, आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। बस मेरा क्या फ़ायदा है कि मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, हर चीज़ को समझा देता हूँ, बता देता हूँ। मैं आज भी यही करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज देखते हैं, तो हम लोग को हिंदी कक्षा 12 के उसमें चल रहे हैं। आज हमें जिसके बारे में जानना है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बात है साथियों, आपको पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कई जगह लिखा है, कई किताबों में आया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कई जगह हमने देखा है डॉक्टर लिखा है। हमने विकिपीडिया पर देखा है तो वहाँ पे डॉक्टर ही लिखा है, तो इसलिए मैं आपको इसी के हिसाब से वो किया और बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ है कि इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी यही हैं हमारे, ठीक। आइए एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। शॉर्ट में क्या आखिर क्या है, संक्षिप्त परिचय को ही शॉर्ट परिचय कहते हैं। एक तरह से शॉर्ट, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट। इनका जन्म 1960 ईस्वी, गलत लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे 60 है, ये गलत लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन हम आपको चाहे कुछ भी रहे, लेकिन मैं आपको सही से सही जानकारी ही दूंगा, गलत नहीं बताई जाएगी। अब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं आपको पहले कर दूं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके जन्म स्थान था दुबे का छपरा, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में। आपको बता दें, बलिया जो है वो बिहार की तरफ कहा जाए, उत्तर प्रदेश की सीमा पे आता है। उसके बाद अगला स्टेशन छपरा आता है। तो ये वहाँ के रहने वाले हैं। इनकी माता का नाम क्या है? ज्योतिषमती इनकी माता जी थी। और दुबे का छपरा का ये कहने का मतलब क्या था कि जहाँ पर इनका परिवार रहता है, तो वहाँ दुबे के परिवार, दुबे वाले लोग अधिक रहते हैं। जैसे क्या होता है कि कई जगह होता है ठकुरान बस्ती, जहाँ ठाकुर रहते हैं तो उनको हम लोग ठकुरान बस्ती कहते हैं। या कई जगह क्या होता है लाला लोग रहते हैं तो उसको कहा जाता है ललान बस्ती। तो इस तरह से दुबे लोग थे, इसलिए इनको दुबे का छपरा कहा गया इस जगह को, इसीलिए ये परिचित है। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ त्रिवेदी था। वैद्यनाथ त्रिवेदी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्यरत भी रहे। बहुत सारे अभी आपको बताएंगे कि किस किस कार्यों पर रहे, क्या क्या इन्होंने किया और क्या किए। अब इनकी मृत्यु कहा जाता है कि 18 मई 1989, मतलब कि 18 मई 1979, 89 69 80 79 में हुआ था। सॉरी, हमारे हिंदी में थोड़ी कन्फ्यूज़न है ना, कि हम हिंदी के जो 81 82 83 84 85 होता है, तो उसी तरह से 89 होता है, कन्फ्यूज़न हो गई, सॉरी। इनका जन्म कब हुआ था? 79 में हुआ था। सॉरी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 मई 1989 को। और ये जो यहाँ पे ये इनके जन्म का है, हम आपको 18 फरवरी बता दें कि इनके जन्म की तारीख है। कब हुई थी इनका? 18 फरवरी 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। हमने इससे पहले एक लेखक और उनके बारे में पढ़ा समझा था, तो उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि उनका जन्म कब हुआ था। जैसे हमने आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में हुआ था, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री का भी उसी साल हुआ था। आपको बता दें, ऐसे महान पुरुष थे। और हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, इन्हें क्या कहा जाता है? निबंधकार, आचार्य। हमने आपको बताया था कहीं कहीं ये डॉक्टर भी है, कहीं कहीं आचार्य लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907। सब जगह कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक है सर। 1907 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में बलिया, ये गलत है। कब? 1907।
ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम, ये वहाँ की अभी हाल ही की तस्वीर है। हालांकि एक बार हम जानते हैं कि उस समय तो कैमरा होता नहीं था, तो फ़ोटो कैसे लिए ये आज का है। कहा जाता है कि उनके जो घर का एरिया है, फ़ोटो क्लियर तो नहीं, लेकिन ये जो है ये उन्हीं के गांव का एक जगह है जिसको मैं आपको दिखाने के लिए लिया हूँ। तो बलिया में दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, ये हैं श्री अनमोल द्विवेदी, इनके पिता हैं जो कि ज्योतिषी, ये एक बहुत बड़े महान पंडित थे, ज्योतिषी थे, जो लोगों को खगोल देखते थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिताजी संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। इन्हें ज्योतिषी और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई। अतः कहने का इन्हें का मतलब इनको नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषी और संस्कृति की शिक्षा मतलब कहा जाए उत्तराधिकार, मतलब इनके ही उसमें मिल गया था और प्राप्त हुआ था। काशी जाकर, कहाँ, ये काशी है आपका, ये काशी जाकर इन्हें संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान, कहा जाता है कि बनारस में ही तो है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ। इनकी विकास प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्थान शांति निकेतन, कौन से, ये है शांति निकेतन में हुआ। मतलब कि ये बनारस गए और बनारस में इन्होंने अपनी अध्ययन किया और वहाँ पर इनको जो है, वहाँ पर इन्होंने संस्कृत के साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय, कैसे, क्योंकि इनके पिता जो ज्योतिषी थे तो इनके भी अंदर एक उमंग बनी बनने की। यहाँ इनके 11 वर्ष तक हिंदी भवन में, मतलब शांति निकेतन में इन्होंने 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। यहीं पर विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। शांति निकेतन से कहा जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि विस्तृत अध्ययन कहाँ से प्राप्त हो, तो कहेंगे शांति निकेतन, यही वो जगह है जहाँ से इनकी विस्तृत अध्ययन इन्होंने प्राप्त किया। सन 1946 में आज़ादी के 1 वर्ष पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय, मतलब ये यूनिवर्सिटी आज़ादी के बाद नहीं, इसके पहले का है, कौन सा, यही है लखनऊ विश्वविद्यालय, ने इन्हें डी.लिट्स का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से, उस समय उपाधि और आज के समय में डिग्री दोनों का मतलब एक ही होता है, से, तथा सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी भूषित, कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन पद्म भूषण के उस पुरस्कार में इनका भी एक नाम आता है। और इन्होंने यहीं से क्या किया था, डी.लिट्स की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी, लखनऊ से। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय, मतलब यहाँ से हिंदी विभाग के अध्यक्ष, हमने आपको पहले वाली उसमें बताया है कि हम लोगों ने क्या जाना था, यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे, तो उन्हीं में से एक है कि ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब कि पंजाब हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी ग्रंथ अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, हर वर्ष रहता है, तो उसके ये एक अध्यक्ष भी बन के कार्यरत रहे। और यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब विश्वविद्यालय से ये जो है अध्यक्ष कार्य पर रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। ये जो है कहा जाता है कि प्रयाग, ये प्रयाग है, अपने प्रयागराज का ही प्रयागराज को प्रयाग कहा जाता है, तो उसमें दिखाने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है। 19 मई 1989 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध स्वर्ग सिधार गए। और कहा जाता है कि 19 मई को, हमने आपको स्टार्टिंग में ही आप बताया है,
हालांकि मैं आज समझाने में थोड़ा वो हो गया था, लेकिन ये हुआ। अब आइए आगे जानते हैं। अब इनका हिंदी जगत में क्या रही है, तो हमने एक शॉर्ट परिचय जाना उनके बारे में कि उन्होंने कहाँ से अध्ययन किया है, उन्होंने क्या किया, किस कार्य पद पे कहाँ कहाँ पे आसीन रहे और कहाँ पे मतलब किया, एक छोटा सा उनके पिताजी क्या करते थे, ये सब आप ये जानें कि आखिर हिंदी के जगत में इनका क्या योगदान है। तो एक बात बता दें आपको कि इनकी साहित्यिक सेवाएं में आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक। इनके इतिहास की कुछ किताबें हैं, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। अन्वेषक, आलोचक, संपादन तथा उपन्यासकार, मतलब ये सब इन्होंने लिखे हैं। इनकी ये सब लेखन शैली है जिसको इन्होंने लिखा है। के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ये इन सब में देखें तो कहा जाए के अतिरिक्त का मतलब है कि इसके अलावा ये एक अध्यापक थे जिसे इन्हें आचार्य की उपाधि मिली है। वे मौलिक चिंतक का भारतीय सांस्कृतिक और इतिहास के मर्मज्ञ, मर्मज्ञ का मतलब होता है एकदम लीन, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पास बंगाल की भी भाषा थी। साथियों आपको बता दें, आज़ादी से पहले अपने देश की जो राजधानी 1911 से पूर्व थी, जब उनका जन्म हुआ था तो बंगाल में, तो अपने यहाँ बंगाल, जैसे आज क्या दिल्ली है तो आपने सुना होगा दिल्ली दिल्ली लोग करते, तो उस समय बंगाल था। इनकी रचनाओं में नवीनतम और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव। कहा जाता है शुक्ल युग के बारे में आपने सुना होगा, अपने हिंदी में क्या है कि 5 में है, एक होता है पूर्व भारत हिंदू युग, एक होता है भारत हिंदू युग, एक होता है फिर आता है एक द्विवेदी युग, फिर एक आता है शुक्ल युग और एक आता है शुक्लोत्तर युग। तो शुक्ल जो द्विवेदी युग आता है आपका, ये इन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हमारा द्विवेदी युग बना है। इन्हें अपभ्रंश और हम लोग यहाँ पे पढ़े, इन्होंने विश्व भारती और अभिनय भारती ग्रंथमाला का संपादन किया है। इन्होंने अपभ्रम और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि से परिचय दिया है। मतलब कहने का कि ये और भी कई सारे कार्य किए हैं। इन्होंने क्या किया है कि जैन साहित्य के लुप्त प्राय मतलब के अंदर के खोज को निकाल के दिखाया है। और निबंधकार के रूप में देखें तो ये विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की है। विचारात्मक निबंध में अगर आपको बताएं, आपका IAS PCS का एग्जाम होता है UPSC, तो उसमें एक होता है एसे राइटिंग, एक GS पेपर होता है एसे का, उसमें लोगों को अपने विचारात्मक को ही लिखना रहता है। ऐसे विचारात्मक से लिखनी पड़ते जो उसमें टॉपिक दिए जाते उस पर। इन्हें नित्य पति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है इन्होंने, मतलब गहराई से। ये हिंदी ललित निबंध के लेखकों में अग्रणी है। द्विवेदी जी का साहित्य सेवाओं को डी.लिट्स साहित्य सेवाओं, यहाँ देखिए क्या लिखा है, द्विवेदी जी के साहित्य सेवाओं को डी.लिट्स पद्मभूषण, डी.लिट्स का मतलब डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि, पद्म भूषण की उपाधि और मंगला प्रसाद पारितोषिक और सम्मानित किया गया है। मतलब इन सभी उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया। आलोचकों के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का एक आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोध परक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सुर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों से संग्रहित है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यास अभी मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, रचना की है। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भारत की संस्कृति मतलब कि यहाँ का कल्चर, नेचर कैसा है। अब नेचर संस्कृति का मतलब कोई भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा से नहीं ताल्लुकात है। संस्कृति उसे कहा जाता है जैसे आपके रहन सहन, स्वभाव, बोल चाल को ही आपकी संस्कृति कही जाती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को देखकर इनमें इतिहास और कल्पना को समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा को परिचित किया। तो ये हमने एक साहित्य परिचय छोटा सा देखा। यदि आपने इतना लिख दिया तो आपको बता दें बहुत ही प्यारा नंबर मिलेगा। साहित्य होता है ना कि
पेपर में रहता है कि जैसे दे दे हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय, साहित्य जीवन परिचय को बताइए शॉर्ट फॉर्म में 80 शब्दों में। तो यही हमारे 80 शब्द आते हैं, आपके लिए है। अब हम लोगों ने सब जाना, अब इनकी थोड़ी रचनाओं को जानते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या रचनाएं की। मेन तो रचना ही होता है, एक साहित्य परिचय होता है जो दिखाया, एक होता है रचनाएं इनकी क्या थी। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत, मतलब एकदम खुला सब, बहुत विस्तृत का मतलब विस्तार से, ये नहीं कि हमको ये पढ़ ली तो नहीं समझ आया, वो पढ़ ली तो ये नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, बहुत विस्तृत था। इन्होंने अनेक विधाओं पर उच्चतम साहित्य के रचना की है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। हमने आपको शुरू में बताया, मतलब हम लोग पढ़ रहे थे जब इनके बारे में, तभी हमने देखा था कि हमने कहाँ पे आपको दिखाया, बता रहे हैं। यह देखिए यहाँ पे हमने भारतीय संस्कृति के इतिहास के बंगला के प्रकांड उपन्यासकार के रूप में देखा, इतिहास देखा, आलोचक देखा, निबंधकार देखा। तो अब यही सब जानना है कि आखिर इनकी क्या रचनाएं रही। अब इसको जानते हैं। निबंध संग्रह, इन्होंने कई निबंध लिखी, आलोचना साहित्य किया, इतिहास को लिखा, उपन्यास में भी आए हैं, संपादन में भी रहे। संपादन का मतलब कि होती है जो संपादन का मतलब जैसे जो सुबह सुबह न्यूज़ आती है तो उसको संपादन किया जाता है कि ये छप गया, छपना ही संपादन कहलाता है, प्रकाशित होना, प्रकाशित कर दिया गया। मैं इनके कुछ रचनाएं रख रहा हूँ, आपको 12 में परीक्षा के दृष्टि से बताने के लिए लिखे हैं। तो आइए कुछ जानते हैं। सबसे पहले आइए हम निबंध के बारे में जानते हैं, निबंध संग्रह में क्या है इनका। निबंध संग्रह में देखिए ये 3 किताबें हैं इनकी। ये पहला है कल्पलता, ये इनकी पहली है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। इनके पहला किताब का पहला पेज है, मतलब कि कहा जाए बैकग्राउंड का, कल्पलता है। दूसरा है कुटज, ये भी इनकी लिखी हुई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटज, जो कि लोक भारती है। और तीसरा जो कि आपके इस बार 12 में है, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही है अशोक का फूल, इसी के बारे में। तो यदि आपने ये 3 के बारे में पेपर में बता दिया तो भी आपका नंबर कहीं नहीं गया, 3 के 3 नंबर मिलेंगे। इन्होंने आलोचना साहित्य भी की है, हमने आपको भी स्टार्टिंग में ही दिखाया था इनके आलोचना साहित्य के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा देख रहे हैं, आलोचना साहित्य भी इन्होंने किया है। तो सबसे पहले देखें तो इन्होंने साहित्य सहचर के में भी, मतलब ये इनकी एक आलोचना की है। आलोचना करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की उपेक्षा करना, या कहा जाए अरे भाव रे फलाने की बात ही अलग है। जैसे अभी यूक्रेन विवाद चल रहा है तो उस पर कई देशों का क्या अपने अपने आलोचना कर रहे हैं, अपने अपने तर्क को बता रहे हैं, तो वही इनकी कहने भी है। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये हिंदी साहित्य उद्भव और विकास को कहा जाए, हिंदी और साहित्य से होता है उद्भव और विकास, ये भी एक है इनकी। कबीर, एक इनकी है कि कबीर के व्यक्तित्व, ये इतिहास, मतलब कि इन्होंने कबीर दास की भी आलोचना की। जैसे क्या बताया कबीर के बारे में, तो कबीर के व्यक्तित्व को बताया है, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना, कबीर के जो बातें उनको सबको इन्होंने बताया है। इनमें द्विवेदी जी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना है, मतलब कि इन तीनों किताबों में ये बताए हैं कि आखिर व्यवहार और हमारे सिद्धांत कैसे हैं। या कबीर के बारे में बताएं तो कबीर के व्यवहार कैसे थे, उनके सिद्धांत क्या कहते, तो उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पर ये एक ही किताब 2 जगह है, क्यों? क्योंकि अभी बता रहे। इतिहास में देखें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी है इनकी एक इतिहास की किताब है, जिसमें इन्होंने आदिकाल, आपको पता है कि अपने पद्यांश को, पद को जो है कई कारणों, भक्ति काल होता है, रीत काल होता है, आदिकाल होता है। इसी तरह से आदिकाल का इसमें इतिहास के बारे में बताया गया है। एक है इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी एक इनकी इतिहास है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हमने आपको भी बताया, यहाँ पर भी है, क्योंकि इसमें इस किताब में उधर तो है ही, मतलब आलोचना साहित्य तो, लेकिन इसमें इतिहास भी है, इसलिए 2 जगह रखा है। अब है उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा इनकी एक उपन्यास है, और एक है चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद की, ये सब किताबों का पहला पेज है देखिए। और एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नाम, और एक है अनाम दास की पोथा। ये बहुत अच्छी है, इसको अगर आप एक बार पढ़ेंगे आपको पता चलेगी, बहुत रोचक कहानी है ये। अनाम दास की पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब इन्होंने कुछ संपादन भी किया है, मैंने भी आपको संपादन के बारे में बताया। जैसे नाच सिंधों की बानियाँ इनकी एक है, पृथ्वीराज रासों का भी मतलब इन्होंने संपादन किया है, बताया है।
अब्दुल रहमान संदेश रासक मतलब कि अब्दुल रहमान की कृतियों का वर्णन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने। मतलब इसमें ये दो संपादक के रूप में नहीं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो इसमें बात है, लेकिन नामवर सिंह की भी इसमें बातें बताई गई है। इन ग्रंथों में इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के शोध, कला और संपादन की बात होती है। अब इनको इतनी रचनाएं किया, ये तो कुछ नहीं, छोटी छोटी रचनाएं थोड़ी बहुत थी। अब ये है कि साहित्य में इनका क्या स्थान है, ये भी तो बात देखना पड़ेगा ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे भाई, जिनके नाम पर ही पूरा एक युग हो जाए, द्विवेदी युग है, तो भाई प्रतिभाशाली तो रहेंगे ना। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचक, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट को एक्सीलेंट कहा जाता है, उत्कृष्ट एक्सीलेंट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय जाना इनके बारे में। इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप पेपर में लिख दें। पेपर में मायने ये नहीं रखता, याद करके जाने से काम नहीं होता है। पेपर में क्या याद है उस समय आपके दिमाग में ये मायने रखता है। इसलिए मैं बस खाली आपको समझाता हूँ और बताता हूँ, आप अभी समझिए। पेपर में जाएंगे तो दिमाग खुद ही काम करना शुरू कर देगा। तो ये तो हमने परिचय जाना। अब आइए कि इनके ऊपर मैंने देख रहा हूँ कि गद्यांश जो कि इस बार पेपर में फंसने का चांस है, उसको भी हल करते हैं, समझते हैं। अशोक के फूल गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यही जो हमारे इस पाठ के क्या नाम है, अशोक के फूल। हमें जो इनके बारे में मैंने भी आपको बताया कि कक्षा 12 में इस बार इन्हीं को निबंध में आया है। ये हमारा क्या है, निबंध ही है ना। यह निबंध है ये। अब ये लिखा है कि मुझे मानव जाति, इसमें पहले रेखांकित अंश नहीं कर पाया गया है, टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं शो कर रहा है, मैं आपको कर देता हूँ। लिखा है कि मानव जाति दुर्लभ निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली जा रही है। कौन, मतलब कि जीवन को रौंदती चली जा रही है। न जाने कितने धर्माचारी विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहती यह जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज वो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश की जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, केवल बाद की बात है। क्या, देश की जाति और विशुद्ध संस्कृति, विशुद्ध मतलब मिलावट, अच्छा नहीं, शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, मतलब कि शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्मम जीविशा है, जीने की इच्छा। जिसे जिजीविशा को क्या कहा जाता है, जीने की इच्छा। वह गंगा की आबादी आहन धारा के समान कुछ हजम करने के बाद है। साथियों, अब इसमें आइए थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं कि आखिर रेखांकित अंश क्या है, कौन सा इसमें पेपर में पूछने की बात करेगा। तो मैं जानता हूं कि पेपर में यहाँ से आ सकता है, ये समझ लीजिए रेखांकित अंश है। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। कुछ नहीं करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ पुस्तक गद्य खंड के अशोक का नामक पाठ, अशोक के फूल नामक शीर्ष पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, भी आपको आगे बताया जाएगा। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, आइए जानते हैं इसको। कैसी है मनुष्य की जीवन शक्ति? मनुष्य की
जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृत्तों में रौंदती चली जा रही है। बस इतना ही लिखना है आपको। आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है? आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है, इसे आइए देखते हैं हम कैसा है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। बस हमारे सामने लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप से प्रस्तुत किया है? लेखक ने मनुष्य को शुद्ध केवल मतलब कि जीने की इच्छा को किस रूप से प्रस्तुत किया है, तो हमें ये बताना है। तो हमें इसका ये कहेंगे कि इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा? देश की लेखक ने मनुष्य के तो कहा है कि मनुष्य के केवल जिजीषा मतलब जीने की दुर्मम इच्छा को प्रस्तुत किया है, वह गंगा की अबाधी अनाहत धारा के रूप के समान कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं हमारे इसमें। अब आइए जानते हैं रेखांकित वस्तु की व्याख्या की, जैसे मैंने अभी आपको किया था अंडरलाइन। लेखक कहता है कि वर्तमान जीवन में व्यक्ति के आचरण उसकी दिखावटी सभ्यता अथवा संस्कृति आदि में पूर्ण रूप से कुछ भी शुद्ध अथवा सच्चाई पर आधारित नहीं है। क्या कहने का मतलब? देश की जाति विशुद्ध संस्कृति के बाद केवल बात की बात है, सब कुछ मिलावट है। शुद्ध केवल मनुष्य के जीवन निर्मिका है, वह गंगा के आबादी है। शुद्ध यह है तो केवल मनुष्य की जिजीविषा है, मतलब क्या? जीने की उसकी जीने की इच्छा है। उसकी यह इच्छा आज भी उतनी ही शक्तिशाली और आडंबरहीन है जितनी कि वह हजारों वर्ष पहले थी। सब कुछ समान है, कोई अंतर नहीं है। तो यही था, एक हमको एक इम्पॉर्टेंट लगा, मैंने आपको बताया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, आपको और बेहतर बताएंगे। लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि यूट्यूब पे अब मेरा पहला वीडियो जो इस तरह से आपको जीवन परिचय समझा रहा है और बता रहा है। साथियों, अगले वीडियो में हम कुछ नया लेकर मिलेंगे और उसमें आपको बेहतर जानकारी दी जाएगी। इस बेहतर तो ये भी है, वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटी ज्ञान आपको क्या करता है ना कि छोटे छोटे चीज़ों की बड़ी बड़ी जानकारी देता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।